सारे के सारे साथियों को नमस्कार। स्वागत अभिनंदन फिर से आपका गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की दुनिया में। लास्ट लेक्चर में गॉल ब्लैडर से संबंधित सारे के सारे डिसऑर्डर, कॉमन बाइल डक्ट से संबंधित सारे के सारे डिसऑर्डर को अपन ने डील कर लिया था। अब अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे डिसऑर्डर ऑफ लीवर। लीवर के डिसऑर्डर में एक डिसऑर्डर आता है जॉन्डिस, जिसको कि पीडियाट्रिक नर्सिंग में पढ़ाया जाता है। अगला डिसऑर्डर आता है हेपेटाइटिस, जिसको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंतर्गत आप पढ़ते हैं। यहाँ जो मेजरली अपन को पढ़ना है उसका नाम होगा लीवर सिरोसिस। चूंकि बोर्ड पर जो टॉपिक लिखा हुआ है इसका प्रिवेंशन कैसे होगा, किस तरीके से वैक्सीनेशन होगा, खासकर वायरस हेपेटाइटिस का, उसको ब्रॉड वे के अंदर आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में पढ़ाया जाएगा। चूंकि बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे अच्छे लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, तो एक लेक्चर अपन इसका यहां भी डील कर लेते हैं। तो अपने टॉपिक का नाम है हेपेटाइटिस। परिभाषा के बारे में यदि मैं आपसे कहूं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेपेटाइटिस? इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर इज नोन एज हेपेटाइटिस। व्हाट इज द एटियोलॉजी ऑफ हेपेटाइटिस? हेपेटाइटिस होने के लिए सबसे रेस्पॉन्सिबल कारण होता है वायरस का इन्फेक्शन। कौन कौन से तरह के वायरस होते हैं जो मेनली हेपेटाइटिस कॉज करते हैं? आंसर है ए बी सी डी ई। एटियोलॉजी में नंबर 1 एटियोलॉजी की अपन बात करें तो वो वायरल इन्फेक्शन होता है। नंबर 2, लंबे समय तक अल्कोहल का इस्तेमाल भी लीवर को डैमेज करने लग जाता है, जिससे शुरुआती अवस्था के अंदर फैटी लीवर डेवलप हो जाता है। अगली अवस्था के अंदर फाइब्रोसिस होने लग जाता है। उससे अगली अवस्था में जब और ज्यादा डैमेज होता है तो अल्कोहल इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस हो जाता है। और फिर भी इंसान नहीं माने और लगातार अल्कोहल का इस्तेमाल करता रहे तो लीवर परमानेंटली नेक्रोटाइज हो जाता है, जिस अवस्था को अपन बोलते हैं लीवर सिरोसिस। इसके अलावा कुछ पर्सन जो कुछ सब्सटेंस या दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं जिनका मेनली मेटाबॉलिज्म लीवर के अंदर होता है। दवाइयां जितनी भी अपन लेते हैं उनका मेटाबॉलिज्म करने के लिए नंबर 1 ऑर्गन होता है लीवर, नंबर 2 ऑर्गन है किडनी। तो लंबे समय तक यदि कोई इंसान ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल कर रहा है जिनका मेटाबॉलिज्म लीवर में हो रहा है तो भी लीवर में हेपेटाइटिस हो सकता है। तो इस हेपेटाइटिस के कारण को अपन बोलते हैं एक्सेसिव यूज ऑफ हेपेटोटॉक्सिक सब्सटेंस। एक्सेसिव यूज ऑफ हेपेटोटॉक्सिक सब्सटेंस, तो ये इसके कारण हो गए। कौन कौन से कारण हो गए? सबसे पहले परिभाषा, इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर इज नोन एज हेपेटाइटिस। कारण में क्या हो गया? नंबर 1 वायरल इन्फेक्शन, नंबर 2 अल्कोहल इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस, नंबर 3 एक्सेसिव यूज ऑफ हेपेटोटॉक्सिक ड्रग। What are the clinical manifestation of hepatitis? The answer is anorexia, nausea, vomiting. चूंकि लीवर प्लाज्मा प्रोटीन बनाता है तो एल्बुमिन का लेवल कम हो जाएगा, जिससे बॉडी में पेरिफेरल एडिमा भी डेवलप हो सकता है। इसके अलावा अपन बात करें तो जॉन्डिस होना तय है, फीवर भी हो सकता है, ये कॉमन क्लिनिकल फीचर होंगे। What are the diagnostic measure used in hepatitis? तो यहां पर आप आंसर देंगे सोनोग्राफी कराएंगे अपन, सीटी एमआरआई भी करा सकते हैं अपन, लीवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे अपन, सीबीसी भी कराएंगे अपन, और जरूरत पड़ेगी तो लीवर बायोप्सी भी अपन करा सकते हैं। साथ में अगर आपको वायरल हेपेटाइटिस का डाउट है तो एंटीबॉडी की जांच करा लें। कौन सी एंटीबॉडी? आईजीजी, आईजीएम। कौन सी एंटीबॉडी? आईजीजी, आईजीएम। ए का डाउट है तो ए के लिए, बी का डाउट है तो बी के लिए, डी का डाउट है तो डी के लिए, ई का डाउट है तो ई के लिए। तो एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट भी अपन करा सकते हैं। व्हाट आर द मैनेजमेंट ऑफ हेपेटाइटिस? तो देखें, हेपेटाइटिस का मैनेजमेंट, लीवर को सही करना है तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी के पढ़ाने के दौरान ही एक लेक्चर में मैंने आपको बताया था, दुनिया में कोई भी दवाई लीवर को सही करने के लिए नहीं बनी। लीवर स्वतः ही सही होता है, इसके अंदर सर्वाधिक रीजनरेशन की पावर होती है। तो बस लीवर को रेस्ट कराना है। कैसे रेस्ट करा सकते हो?
कोई भी दवाई जिसका मेटाबॉलिज्म लीवर से होता है बंद कर दो, फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल या NSAID। नंबर 2, अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म भी लीवर से होता है, इसको भी बंद कर दिया जाए। नंबर 3, लीवर से सीक्रेशन फैटी डाइट से होते हैं, इसको भी बंद कर दिया जाए। और ये प्रिकॉशन रखे जाएं, लीवर अपने आप रीजनरेट करके सही हो जाएगा। फिर जो सिम्टम आ रहे हैं उसका सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट किया जाए। फॉर एग्जांपल नोजिया वॉमिटिंग है तो पेंटापेराजोल रेंटेक अपन देंगे, साथ में ओंडास्टिरोन मेटाक्लोप्रोमाइड। फ्लूइड की पूर्ति नहीं हो रही तो IV फ्लूइड अपन लगाएंगे। तो दैट इज द बेसिक केस ऑफ हेपेटाइटिस। तो देखें हेपेटाइटिस में जो जो चीजें मैंने बताई हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेपेटाइटिस, सामने लिखा हुआ है इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर, लीवर का इन्फ्लामेशन होना हेपेटाइटिस कहलाता है। एटियोलॉजी, एटियोलॉजी में देखें नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, इन्फेक्शन मेनली बाई वायरल इन्फेक्शन। कौन कौन से, ABCDE। उसके अलावा यूज ऑफ हेपेटोटॉक्सिक ड्रग, फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल या NSAID। एक्सेसिव यूज ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के बहुत ज्यादा इस्तेमाल से भी होता है, और एक्सेसिव यूज ऑफ एल्कोहल से होने वाले हेपेटाइटिस को एल्कोहल इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस कहा जाता है। व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हेपेटाइटिस, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, जॉइंडिस, फीवर, एल्बुमिन की वजह से एडिमा हो जाएगा, साथ में क्लॉटिंग फैक्टर का निर्माण भी लीवर में होता है, तो ब्लीडिंग टेंडेंसी पर्सन में बढ़ जाती है। इट इज द डेफिनेशन, एटियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। आगे बढ़े आप, डायग्नोस्टिक मेजर, हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। लीवर फंक्शन टेस्ट, USG बोले सोनोग्राफी, सिटी स्कैन, MRI, जरूरत पड़ी तो लीवर बायोप्सी, और वायरल हेपेटाइटिस के लिए IgG, IgM की जांच भी अपन कराएंगे। क्या मैनेजमेंट करना है, कोई इलाज है ही नहीं भैया लीवर की बीमारियों का। लीवर तो अपने आप ही सही होगा, और सही होने की हालत में नहीं है तो फिर लीवर ट्रांसप्लांटेशन एकमात्र ऑप्शन होता है। तो करना क्या है आपको, अल्कोहल को बंद कर दो क्योंकि इसका मेटाबॉलिज्म लीवर से होता है। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई मत लो क्योंकि दवाइयों का मेटाबॉलिज्म लीवर से होता है। लीवर डैमेज है तो और ज्यादा डैमेज होगा। फैटी डाइट को कम कर दो, और जो जो सिम्टम आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसका मैनेजमेंट करो। दैट आर द केस ऑफ हेपेटाइटिस। अब इसमें जो क्वेश्चनेबल पॉइंट हैं, हर एग्जाम में आते हैं, बार बार आते हैं, एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में इसको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। उस पर्टिकुलर टॉपिक का नाम है वायरल हेपेटाइटिस। उस पर्टिकुलर टॉपिक का नाम है वायरल हेपेटाइटिस। तो बेसिकली अपन को वायरल हेपेटाइटिस पढ़ना है, जिसमें 5 तरह के वायरस होते हैं। ये 5 तरह के वायरस की स्टडी अपन को करनी है। कौन कौन से वायरस होते हैं, कौन कौन से वायरस होते हैं, तो उन वायरस में है नंबर 1 अपन बात करें हेपेटाइटिस A वायरस। नंबर 1 हेपेटाइटिस A वायरस। इसके अलावा हेपेटाइटिस B वायरस, देन हेपेटाइटिस C वायरस। इन 5 वायरस में से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो अभी आपसे पूछे भी जाएंगे और उनका जवाब भी यहां पर ढूंढा जाएगा। तो ये 5 वायरस के बारे में डिस्क्रिप्शन हो जाए। चूंकि इनका प्रिवेंशन और वैक्सीनेशन ये सारा आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का टॉपिक है, वहां पर डील होगा। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं एक बार उनको देख लिया जाए। टॉपिक है अपना हेपेटाइटिस वायरस, और इसमें बनने वाले क्वेश्चन ये हैं। पहला क्वेश्चन, आंसर लिखते जाएं इसके अंतर्गत आप। टोटल इसके अंदर 15 क्वेश्चन हैं, सभी का आंसर लिखते जाएं। पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग हेपेटाइटिस वायरस ऑल्सो नॉन एज सीरम हेपेटाइटिस। कौन से हेपेटाइटिस वायरस को सीरम हेपेटाइटिस भी कहा जाता है? क्या आपका आंसर है, लिख लें आप। विच ऑफ द फॉलोइंग हेपेटाइटिस वायरस स्प्रेड बाई फीको ओरल रूट। कौन सा वायरस फीको ओरल रूट से स्प्रेड होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हेपेटाइटिस वायरस कैन ओनली सर्वाइव विद हेपेटाइटिस बी। इन सारे वायरस में से कौन सा वायरस को जीने के लिए हेपेटाइटिस बी का वायरस चाहिए होता है? अगला क्वेश्चन,
निम्न में से कौन से वायरस के इन्फेक्शन को इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस बी कहा जाता है? अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से वायरस को पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस बी कहा जाता है? पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हेपेटाइटिस वायरस आर बिकम मोर डेंजरस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? निम्न में से कौन से हेपेटाइटिस वायरस का इन्फेक्शन यदि प्रेगनेंसी में हो जाए तो ज्यादा घातक माना जाता है? निम्न में से कौन सा डीएनए वायरस है? निम्न में से कौन सा डीएनए वायरस है? विच ऑफ द फॉलोइंग हेपेटाइटिस आर ट्रांसमिटेड थ्रू पेरेंटल रूट? कौन सा हेपेटाइटिस पेरेंटल रूट से ट्रांसमिट होगा? निम्न में से कौन सा हेपेटाइटिस लीवर का क्रॉनिक इन्फ्लामेशन कॉज करेगा? निम्न में से कौन सा हेपेटाइटिस लीवर का क्रॉनिक इन्फ्लामेशन कॉज करेगा? निम्न में से कौन से हेपेटाइटिस से लीवर का कैंसर, लीवर कार्सिनोमा या लीवर सिरोसिस हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने। हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन होने के पश्चात अपीयर होने वाली फर्स्ट एंटीजन का नाम बताएं। अपीयर होने वाली फर्स्ट एंटीजन का नाम बताएं। HB, SAG, EAG, CAG, OAG। नेक्स्ट, which of the following antigen of hepatitis B is usually not present in blood but can be separated from liver cell? निम्न में से कौन सी एंटीजन सामान्यतः अपने ब्लड में नहीं पाई जाती परंतु इसको लीवर सेल से सेपरेट किया जाता है? निम्न में से कौन सी एंटीजन हाईली इन्फेक्शियस स्टेट को शो करती है? निम्न में से कौन सी एंटीजन हाईली इन्फेक्शियस स्टेट को शो करती है? निम्न में से कौन सी एंटीबॉडी का पाया जाना इस बात का सबूत है कि इंसान को पहले कभी हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन हुआ है? फॉर एग्जाम्पल के लिए, बचपन से लेकर अभी तक मान लो मुझे 5 बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है, तो पॉसिबिलिटी है मेरे अंदर हो सकता है वायरस चला गया हो। अच्छा, वायरस जाने का मतलब यह कतई नहीं होता कि नुकसान होगा ही होगा, नहीं भी हो सकता। डिपेंड अपॉन यूर इम्यूनिटी। ऐसा थोड़ी है कि वायरस एंटर होते ही लीवर को डैमेज कर देगा, नहीं। 50% से ज्यादा मरीज एसिम्प्टोमेटिक होते हैं हेपेटाइटिस बी के, कुछ भी नहीं होता उनको। तो बाई चांस मेरे अंदर वायरस गया हो कभी आज से 10 साल पहले और मुझे कोई सिम्टम नहीं आए हो, या कभी हल्के फुल्के आए भी होंगे तो मैंने इग्नोर कर दिया, तो क्या मेरे अंदर कभी वायरस गया है पूरी जिंदगी में? इसका पता लगाना है तो मैं इनमें से किसकी जांच कराऊं? कौन सी एंटीबॉडी की जांच मुझे करानी चाहिए? लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी फॉर हेपेटाइटिस बी रिमेन इन ब्लड फॉर लाइफ लॉन्ग? यानी निम्न में से कौन सी एंटीबॉडी है जो अपने ब्लड में पाई जाती है और एक बार अपने ब्लड में आ जाए तो ताजिंदगी रहेगी, ताजिंदगी रहेगी। तो ये 15 क्वेश्चन हैं, इनका जवाब अपन पर्टिकुलर टॉपिक में ढूंढते हैं। तो ये 5 तरह के हेपेटाइटिस हैं, अब इनको अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले हेपेटाइटिस ए वायरस और हेपेटाइटिस ई वायरस दोनों ही लगभग समान होते हैं। हेपेटाइटिस ए वायरस और हेपेटाइटिस ई वायरस दोनों ही समान होते हैं, दोनों में सारी बातें समान है। आपको दिमाग में यह रखना है कि दोनों में सारी बातें समान हैं। कैसे समान होते हैं? दोनों के बारे में पहली विशेषता की बात करें, बोथ आर आरएनए वायरस। बोथ आर आरएनए वायरस, दोनों आरएनए वायरस होते हैं। ए और ई, सबसे पहले वाला और सबसे लास्ट वाला जो अभी अपन ने लिखा था, ए और ई दोनों आरएनए वायरस होते हैं।
यह कंटामिनेटेड फल सब्जियों या वाटर से बॉडी में एंटर होते हैं। दोनों का बॉडी में एंटर होने का रूट होता है फीको ओरल रूट। दोनों का बॉडी में एंटर होने का रूट होता है फीको ओरल रूट। यह आपके मेरे शरीर में फीको ओरल रूट से एंटर होते हैं। अच्छा, एंटर होने के बाद यह अपनी बॉडी में एंटर होने के बाद कहां पर पहुंचना है? इनको लीवर में पहुंचना है। कहां पर पहुंचना है? इनको लीवर में पहुंचना है। ये दोनों के दोनों वायरस लीवर में पहुंच जाते हैं। लीवर में पहुंचने के बाद यदि इंसान की इम्यूनिटी बेहद कमजोर है तो यह वायरस रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देते हैं। यह वायरस रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देते हैं और रेप्लिकेट करना स्टार्ट करने का मतलब होगा अब इंसान में इनके क्लिनिकल फीचर आने लग जाते हैं। वायरस की बॉडी में एंट्री हो गई। कौन से रूट से एंट्री हो गई? फीको ओरल रूट से। अब इन्होंने रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर दिया तो इनके साइन सिम्टम आने लग जाएंगे। साइन सिम्टम के शुरुआती अवस्था में अपन बात करें तो इंसान को डेवलप होगा एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, फीवर। ये शुरुआती साइन और सिम्टम हैं जो इसके अंतर्गत एपियर होंगे। सामान्यतः ये एपियर होते हैं शुरुआती 1 से लेकर 5 दिन तक। शुरुआती 1 से लेकर 5 दिन तक कौन कौन से फीचर डेवलप होने वाले हैं? एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, फीवर। उसके बाद 6ठे दिन से जब ये और ज्यादा रेप्लिकेट करने लग जाएंगे, जब ये और ज्यादा रेप्लिकेट करने लग जाएंगे तो अल्टीमेटली पर्सन के लीवर के द्वारा बिलीरुबिन का जो एक्सक्रीशन होता है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी और इंसान के अंदर डेवलप हो जाएगा जॉन्डिस। तो अगले 6ठे-7वें दिन से इंसान में जॉन्डिस डेवलप हो जाता है। 6ठे-7वें दिन से इंसान में जॉन्डिस डेवलप हो जाता है। जॉन्डिस डेवलप, और यह अगले 4 से 5 दिनों तक बना हुआ रहता है। यह अगले 4 से 5 दिनों तक बना हुआ रहता है। तो कैलकुलेशन के लिए या समझने के लिए मान लो कि अगले 6ठे से 10वें दिन इंसान को पीलिया हो जाएगा। उसके बाद 10 दिन तक यह पूरी तरीके से सरवाइव करने के बाद इनका वायरस लोड कम होने लगता है और लीवर वापस से फंक्शनिंग करना स्टार्ट कर देता है। और फंक्शनिंग करना स्टार्ट करने का मतलब ये सिम्टम जो हैं वो कम होने लग जाएंगे, जॉन्डिस भी कम होने लग जाएगा, बिलीरुबिन का एक्सक्रीशन होने लग जाएगा। तो इसके बाद जो पर्टिकुलर अगले 5 दिन गुजरेंगे उसमें जॉन्डिस से रिकवरी होने लग जाएगी। जॉन्डिस से रिकवरी होने लग जाएगी, इसका मतलब है जॉन्डिस सबसाइड होने लग जाएगा। देखें क्या पढ़ा रहा हूं मैं आपको, 2 वायरस पढ़ा रहा हूं एक साथ। कौन कौन से वायरस पढ़ा रहा हूं? हेपेटाइटिस ए और ई, दोनों आरएनए वायरस होते हैं। यह अपने शरीर में फीको ओरल रूट से एंटर होते हैं। एंटर होने के बाद अगले 7 से 14 दिन में यह अपने सिम्टम दिखाना स्टार्ट करते हैं। तो जो सिम्टम इन्होंने दिखाए उसमें सबसे पहले अपन जो सिम्टम इन्होंने दिखाए इसके अंतर्गत अपन बात करें तो देखें यहां पर जॉन्डिस डेवलप हुआ 6 से 10वें दिन। इस पर्टिकुलर फेज को अपन को एक नाम देना है तो इस फेज को अपन नाम दे दें इक्टेरस। जो जॉन्डिस है उसका दूसरा नाम क्या होता है? आंसर है इक्टेरस। अच्छा, इक्टेरस जब हुआ उससे पहले मरीज को क्या हुआ था? एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, फीवर। तो इक्टेरस से जस्ट पहले वाले फेज को अपन को नाम देना है। तो शायद बहुत सारे साथियों के दिमाग में तो आंसर आ भी गया होगा। इस पहले फेज को क्या नाम दे दें अपन? प्री इक्टेरस। देखें पहला फेज कौन सा हो गया? जब ये वायरस बॉडी में रेप्लिकेट करना स्टार्ट हुआ तो प्री इक्टेरस। उसके बाद जॉन्डिस डेवलप हो गया, इस फेज को अपन नाम देंगे इक्टेरस। और उसके बाद इस पर्टिकुलर फेज में जॉन्डिस सबसाइड हो गया। इस पर्टिकुलर फेज में जॉन्डिस सबसाइड हो गया, इस फेज को नाम देंगे अपन पोस्ट इक्टेरस। इस फेज को नाम देंगे अपन पोस्ट इक्टेरस।
या फिर इस पर्टिकुलर फेज को नाम दे सकते हैं रिकवरी फेज, या फिर इस पर्टिकुलर फेज को क्या नाम दे सकते हैं अपन, रिकवरी फेज। तो जब हेपेटाइटिस ए और ई का वायरस इंसान के शरीर में एंटर होता है तो यह एंटर होने के बाद सामान्य तौर पर बॉडी में 10 से 15 दिन या मैक्सिमम 28 दिन तक सरवाइव करता है और यह 3 फेज से होकर बॉडी से निकलता है। यह 3 फेज से होकर बॉडी से निकलता है। कौन कौन से फेज हैं जो इसमें डेवलप होते हैं? पीलिया होने से पहले वाला फेज जिसको नाम दे रहे हैं अपन प्री इक्टेरस फेज, उसके बाद पीलिया हो जाएगा दैट इज द इक्टेरस फेज, और उसके बाद पीलिया सबसाइड हो जाएगा दैट इज द पोस्ट इक्टेरस फेज। यहां पर एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डील करना चाहूं मैं। ये दोनों वायरस बॉडी से एलिमिनेट हो गए तो इन दोनों वायरस ने लीवर का किस तरह का इन्फ्लामेशन कॉज किया? एक्यूट इन्फ्लामेशन या क्रॉनिक इन्फ्लामेशन? इन दोनों वायरस ने लीवर का किस तरह का इन्फ्लामेशन कॉज किया? एक्यूट इन्फ्लामेशन या क्रॉनिक इन्फ्लामेशन? तो आंसर है एक्यूट इन्फ्लामेशन। 10-15 दिन में या बहुत ज्यादा कहो तो 1 महीने में यह बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं। इसका मतलब इन वायरस से बहुत ज्यादा खतरा नहीं है लीवर को, इन वायरस से बहुत ज्यादा खतरा नहीं है लीवर को। तो ये दोनों वायरस लीवर का किस तरह का इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं? आंसर है दे कॉज एक्यूट इन्फ्लामेशन टू द लीवर। देखें ये उसी तरह के केस होते हैं हेपेटाइटिस ए और ई, जो अपने गांव के अंदर पीलिया होता है और उस पीलिए का इलाज झाड़ा लगाकर कर दिया जाता है। झाड़ा लगाकर इलाज कर दिया जाता है। देखें जो झाड़ा लगता है वो जब पीलिया होता है तभी लगता है। पहला वाला झाड़ा लगता है 6ठे दिन। आप में से भी बहुतों ने इसका स्वाद चखा होगा। कुछ बहुत बड़े बड़े डॉक्टर साहब स्पेशल रहते हैं अपने गांव में जो पीलिया का शर्त के साथ इलाज करते हैं। शुद्ध हिंदी में बोलूं तो शर्तिया इलाज करते हैं कि झाड़े से पीलिया गायब करने वाले लोग होते हैं। और झाड़ा पहला लगता है पीलिया होने के बाद 6ठे दिन, उसके बाद झाड़ा लगता है 11वें दिन, और जैसा कि आपको भी अनुभव होगा अगला लगता है 15वें दिन, और 15वें दिन तीसरा झाड़ा लगेगा तो पीलिया साफ हो जाएगा। अच्छा साफ तो वैसे ही होना है, साफ तो वैसे ही होना है। इनका लाइफ ड्यूरेशन है ही इतना, जैसा नॉर्मली आपको मुझे जुकाम होती है तो 3 से 7 दिन में गायब हो जाती है, दवाई लो तो भी और ना लो तो भी। उसको अपन राइनो वायरस बोलते हैं, वायरल राइनाइटिस नाम दिया जाता है, तो वैसे ही सही होनी है। सेम उसी तरीके से ये हेपेटाइटिस तो वैसे ही सही होना है। झाड़े का तो बिना मतलब का नाम लग गया, वैसे भी वैसे ही सही होना था ये। अब यहां अपन बात करें, वो जो बड़े डॉक्टर साहब झाड़ा लगाने वाले गुरुजी होते हैं वो साथ में सलाह देते हैं कि पीली चीजें नहीं खाना बेटा। पीली चीजें नहीं खाना का मतलब फैट नहीं खाना, पकौड़ी नहीं खानी है, कचौरी नहीं खानी है, समोसे नहीं खाने हैं, सब्जी भी नहीं खानी है। सब्जी भी पीली चीज में आएगी तो फैट बंद कर दी। चपाती के अंदर घी नहीं लगाना है, फैट बंद कर दी। गन्ने का जूस पीना है, कार्बोहाइड्रेट हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, बोले तो भुने हुए चने खाने हैं, कार्बोहाइड्रेट डाइट होती है। तो अल्टीमेटली उसको गन्ने का जूस, व्हाइट वाले रसगुल्ले, भुने हुए चने देना, तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तो चला रहे हैं और फैट को बंद कर दिया तो लीवर अपने आप रीजनरेट करेगा और 15 दिन में स्वतः ही सही हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो यहां अपन मान सकते हैं ये अपने गांव के अंदर जो पीलिया होता है उस पीलिया में 80% जो मरीज होते हैं वो या तो हेपेटाइटिस ए से सफर कर रहे होते हैं, या तो हेपेटाइटिस ए से सफर कर रहे होते हैं और या फिर हेपेटाइटिस ई से सफर कर रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? तो यहां पर ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, हेपेटाइटिस ए और ई। अब यदि अपन को इनकी जांच करानी है तो इन दोनों वायरस का डायग्नोस्टिक मीजर क्या होगा? इन दोनों वायरस का डायग्नोस्टिक मीजर क्या होगा? तो देखें पीलिया की कंप्लेंट लेकर जब कोई भी मरीज हॉस्पिटल में आएगा तो सबसे पहले हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन होगा।
हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान अपन बात करें तो जब डॉक्टर या फिजिशियन पालपेट करेगा तो लीवर का साइज बढ़ा हुआ मिल सकता है, लीवर का साइज बढ़ा हुआ मिल सकता है बोले तो हेपेटोमेगैली, साथ में आई और स्किन येलो मिल सकती हैं बोले तो जॉइंडिस, जॉइंडिस देखने को मिलेगा। यहां अपन नेक्स्ट बात करें, आप इसके बाद फिजिशियन कौन से इन्वेस्टिगेशन कराएगा, सामान्यतः यूएसजी कराएगा, साथ में सीबीसी कराएगा। चूंकि वायरल का इन्फेक्शन हो रहा है तो डब्ल्यूबीसी के काउंट बढ़े हुए मिलेंगे, डब्ल्यूबीसी के काउंट बढ़े हुए मिलेंगे। उसके अलावा लीवर फंक्शन टेस्ट कराएगा, लीवर फंक्शन टेस्ट कराएगा तो बिलीरुबिन का लेवल ज्यादा मिलेगा। अब देखो हेपेटिक जॉइंडिस हो रहा है यहां, तो डायरेक्ट वाला भी बढ़ सकता है और इनडायरेक्ट वाला भी बढ़ सकता है, डिपेंड करता है कि लीवर कितना खराब है। तो बिलीरुबिन का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। अब अपन को पता लगाना है कि ये हेपेटाइटिस ए है या ई है, ए है या ई है, इसका अपन को पता लगाना है। तो अपन जांच करेंगे आईजीजी, आईजीएम, ये एंटीबॉडी है। अगर ए को सस्पेक्ट कर रहे हो तो आईजीजी, आईजीएम फॉर हेपेटाइटिस ए वायरस, और ई की जांच करानी है तो आईजीजी, आईजीएम फॉर हेपेटाइटिस ई वायरस। ये मेन यहां पर अगर हेपेटाइटिस ए होगा तो इसके प्रति एंटीबॉडी मिल जाएंगी और ई होगा तो इसके प्रति एंटीबॉडी मिल जाएंगी। अब अपन ने जांच करा ली, जांच कराने के बाद कंफर्म हो गया कि मरीज को हेपेटाइटिस हुआ है। अब हो गया तो हो गया, कुछ नहीं कर सकते, हो गया तो हो गया, कुछ नहीं कर सकते। यहां पर आपका रोल होगा, देखो नॉर्मली मरीज को लो फैट डाइट अपन प्रिस्क्राइब कराएंगे, लो फैट डाइट अपन प्रिस्क्राइब कराएंगे। अल्कोहल को बंद कर दिया जाए, अवॉइड अल्कोहल। साथ में गन्ने का जूस पिला रहे हो आप, वाइट वाले रसगुल्ले खिला रहे हो। किस तरह की डाइट? हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, हाई कार्बोहाइड्रेट और हाई प्रोटीन डाइट अपन प्रिस्क्राइब कराएंगे। उसके अलावा दवाइयों की बात करें, कौन सी दवाई है जो अपने द्वारा दी जाएंगी, तो देखें ये दवाइयां हैं जो अपन देंगे। डीएनएस लगा दो, मरीज को भर्ती करके रेंटेक लगा दो, रेगलान लगा दो, पेंटापेराजोल लगा दो, और घर वालों को खुश करने के लिए पीला वाला इंजेक्शन भी डाल दो। सिम्टोमेटिक इलाज है एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि वायरल हेपेटाइटिस का तो बेसिकली कोई इलाज है ही नहीं। इस तरीके से अपन इसका इलाज करना चाहेंगे, सही अपने आप ही होना है इसको। तो यहां अपन ने दोनों वायरस के बारे में चर्चा कर ली। ध्यान रखने वाली बातें देखो, सबसे फर्स्ट वाला और ये लास्ट वाला ए और ई दोनों पढ़ा दिए मैंने आपको। हेपेटाइटिस ए और ई दोनों आरएनए वायरस हैं, दोनों की बॉडी में एंट्री होगी फीको ओरल रूट से। बॉडी में एंटर होने के बाद इंक्यूबेशन पीरियड गुजारने के बाद यह शरीर में 3 फेज से गुजरेंगे। कौन कौन से फेज? प्री एक्टेरस। क्या फीचर हैं इसके? एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, फीवर। शुरुआती 1 से 5-7 दिन तक रहेगा। इसके बाद पीलिया हो जाएगा, फेज को नाम देंगे एक्टेरस। उसके बाद रिकवरी होगी जिसको रिकवरी फेज या पोस्ट एक्टेरस नाम दिया जाएगा। टोटल 15-20 दिन या मैक्सिमम 1 महीने का ड्यूरेशन है। इसका मतलब यह लीवर का किस तरह का इन्फ्लामेशन कॉज कर रहे हैं? एक्यूट इन्फ्लामेशन। तो एक्यूट इन्फ्लामेशन की वजह से क्या लीवर में नुकसान होना संभावित है? नहीं होगा, लीवर में नुकसान नहीं होगा। कौन कौन सी जांच कराएं अपन? तो फिजिकल एग्जामिनेशन में हेपेटोमेगैली और जॉइंडिस देखने को मिलेगा। सोनोग्राफी करा सकते हो, सीबीसी में डब्ल्यूबीसी बढ़े हुए मिलेंगे, और लीवर फंक्शन टेस्ट कराओगे तो बिलीरुबिन का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। साथ में कंफर्म करना है कि ए है या ई है तो आईजीजी, आईजीएम फॉर हेपेटाइटिस ए वायरस या फिर आईजीजी, आईजीएम फॉर हेपेटाइटिस ई वायरस करा सकते हैं। क्या इलाज करें इसका? देखो, इसका इलाज तो झाड़े से हो रहा था। कैसे हो रहा था? लो फैट डाइट, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट,
हाई प्रोटीन डाइट और अल्कोहल को बंद कर दें और हिपेटोटॉक्सिक दवाइयों को भी बंद कर दें। अल्कोहल को बंद कर दें और साथ में हिपेटोटॉक्सिक ड्रग्स को भी बंद कर दें, क्योंकि लीवर अपने आप रीजनरेट करेगा, तो कोई भी दवाई बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी है। अवॉइड हिपेटोटॉक्सिक ड्रग्स। इसके अलावा अपन बात करें, अगर अस्पताल में मरीज भर्ती होता है तो क्या दवाई चलाएंगे? डीएनएस, फ्लूइड की पूर्ति के लिए रेंटेक, रेगलान, पेंटापेराजोल और मल्टीविटामिन। 2-4 दिन में जैसे जैसे सबसाइड होगा उसके बाद अपन मरीज को डिस्चार्ज कर देंगे। अब यहां पर दोनों वायरस के डिस्क्रिप्शन की बात हो गई। कौन कौन से वायरस का इलाज, कौन कौन से वायरस के बारे में डिस्कशन किया है? हेपेटाइटिस ए, और साथ में क्या पढ़ा है आपने? हेपेटाइटिस ई। देखो दोनों में ध्यान रखने वाली 2 बातें हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेपेटाइटिस ए वायरस इज ऑल्सो नोन एज इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस ए वायरस का दूसरा नाम है इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। तो कौन से हेपेटाइटिस को इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस भी कहा जाता है? कौन से हेपेटाइटिस को इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस भी कहा जाता है? आंसर है हेपेटाइटिस ए वायरस। अगर हेपेटाइटिस ई वायरस का संक्रमण प्रेगनेंसी के दौरान होता है तो यह प्रेगनेंसी में 15-20 दिन में शरीर से निकलने की बजाय 1-1.5-2 महीने भी ले सकता है। और 1-1.5-2 महीने लेने का मतलब क्या होगा कि लीवर में डैमेज होने की संभावना होगी। तो जनरली ऐसा माना जाता है लीवर में डैमेज होने की संभावना होती है, इसलिए यदि प्रेगनेंसी के दौरान हेपेटाइटिस ई का संक्रमण होता है, प्रेगनेंसी के दौरान इसका संक्रमण होता है, तो यह लीवर का लंबे समय तक इन्फ्लामेशन करेगा, जिससे लीवर के डैमेज होने का खतरा होगा। तो ऐसा कौन सा वायरस है जो प्रेगनेंसी के दौरान ज्यादा खतरनाक साबित होता है? तो आंसर देना है हेपेटाइटिस ए। तो यहां पर अपन बात कर सकते हैं इट बिकम मोर डेंजरस। 2 अलग अलग बातें, सब कुछ समान है, दोनों में सब कुछ समान है, 2 अलग अलग बातें हैं केवल। इट बिकम मोर डेंजरस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। निम्न में से कौन सा वायरस प्रेगनेंसी के दौरान ज्यादा खतरनाक हो जाता है? निम्न में से कौन सा वायरस प्रेगनेंसी के दौरान ज्यादा खतरनाक हो जाता है? आंसर है हेपेटाइटिस ई। इज दैट क्लियर? तो ये ए और ई के बारे में डिस्क्रिप्शन हो गया। 2 एडिशनल बेहद इंपॉर्टेंट बातें हो गई। देखो दोनों में कॉमन, सब कुछ कॉमन है, अलग अलग क्या है? हेपेटाइटिस ए इज ऑल्सो नोन एज इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस और हेपेटाइटिस ई बिकम मोर डेंजरस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। इज दैट क्लियर? अब अपन अगले वायरस के बारे में बात करते हैं। दूसरे वायरस को पढ़ें आप। इस वायरस का नाम है हेपेटाइटिस बी वायरस। इस वायरस का नाम है हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 वायरस में से यह एकमात्र डीएनए वायरस है। 5 वायरस में से यह एकमात्र डीएनए वायरस है, बाकी सारे के सारे आरएनए वायरस होते हैं। बाकी सारे के सारे आरएनए वायरस होते हैं। हेपेटाइटिस बी वायरस का बॉडी में एंट्री या संक्रमण किस तरीके से होता है? तो जैसे अपन एचआईवी के बारे में पढ़ते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें, जैसे अपन एचआईवी के बारे में पढ़ते हैं, सेम इसी तरह का मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका होता है। सबसे पहला मोड अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। सबसे पहला मोड है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। इसकी वजह से यह एक से दूसरे में एंटर होता है। इसके अलावा ब्लड और उसके प्रोडक्ट से भी यह एंटर हो सकता है। तो दूसरा रूट
ब्लड या उसके प्रोडक्ट इन्फेक्टेड निडल के प्रिक होने से भी यह ट्रांसमिट हो सकता है। तो दूसरा इसका रूट है पेरेंट्रल रूट, दूसरा इसका रूट है पेरेंट्रल रूट। तीसरा, यदि किसी मदर को हेपेटाइटिस बी संक्रमण है और वह कंसीव करती है, कंसीव करने के दौरान उसके होने वाले बच्चों में यह संक्रमण हो सकता है। तो ये जो तीसरा रूट है इसको अपन नाम देंगे पेरीनेटल रूट, इसको नाम देंगे अपन पेरीनेटल रूट। तो इस तरीके से ही आपको पता है कि एचआईवी का संक्रमण होता है और इसी तरीके से हेपेटाइटिस बी का संक्रमण हो रहा। हेपेटाइटिस बी का संक्रमण जैसे ही बॉडी में हुआ तो यह अपने क्लिनिकल फीचर शो करना स्टार्ट कर देता है, रेप्लिकेट करेगा। इस हेपेटाइटिस बी के संक्रमण में 3 एंटीजन पाई जाती है, 3 एंटीजन पाई जाती हैं जिनका नाम कुछ इस तरीके से है HBsAg, उसके अलावा HBeAg और तीसरी एंटीजन का नाम है HBcAg। यहां मेरा एक क्वेश्चन है आप साथियों से कि हेपेटाइटिस बी का वायरस तो सिंगल वायरस है, एक वायरस है, वो मेरे शरीर में एंटर हुआ तो एंटीजन एक ही तो हुई, एंटीजन एक ही तो हुई, सोचने वाली बात है। पर थ्योरेटिकली अपन पढ़ते हैं कि इसकी 3-3 एंटीजन होती, थ्योरेटिकली अपन पढ़ते हैं कि इसकी 3-3 एंटीजन होती हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? सबसे पहले तो इसके क्लिनिकल फीचर को बताऊं तो यह भी उसी तरीके से बॉडी में एंटर होके उन्हीं फेजों से गुजरता है। सबसे पहले प्री इक्टेरस फेज आएगा, उसके बाद इक्टेरस फेज आएगा, उसके बाद पोस्ट इक्टेरस फेज आएगा। अब चूंकि इस फेज के अंदर पर्टिकुलर अपन बात करें, ये फेज एक बार आया, 1 महीने में सबसाइड हो गया, फिर 2 महीने तक ठीक रहा, वायरस मरा नहीं, अभी 2 महीने बाद फिर से इन्हीं फेजों से गुजरा, फिर 4 महीने बाद वापस से ये फेज है। इसका मतलब बार बार अटैक हो रहा है, और बार बार अटैक होने का मतलब यह हुआ कि यह वायरस लीवर का एक्यूट इन्फ्लामेशन कॉज नहीं कर रहा, साल में 4 बार एपिसोड आ गए इसके। इट कॉज क्रॉनिक इन्फ्लामेशन टू द लीवर, इट कॉज क्रॉनिक इन्फ्लामेशन टू द लीवर, यह लीवर का क्रॉनिक इन्फ्लामेशन कॉज करेगा। अच्छा, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन कॉज करने से नुकसान यह होगा कि लगातार यह शरीर में बना हुआ रहेगा, तो इस वायरस से इंसान की डेथ हो जाती है। डेथ होने का कारण यह होता है कि बार बार लीवर के डैमेज होने की वजह से या तो इंसान के लीवर में परमानेंट नेक्रोटाइजेशन हो जाएगा, और परमानेंट नेक्रोटाइजेशन होने को नाम देते हैं लीवर सिरोसिस, परमानेंट नेक्रोटाइजेशन होने को नाम देते हैं लीवर सिरोसिस, और या फिर इस पर्टिकुलर वायरस से हो जाएगा लीवर का कैंसर, बोले तो लीवर कार्सिनोमा, बोले तो लीवर कार्सिनोमा। हेपेटाइटिस ए और ई के वायरस लीवर का एक्यूट इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं, जबकि हेपेटाइटिस बी वायरस क्रॉनिक इन्फ्लामेशन कॉज करता है। या तो लगातार चलेगा या बार बार इसके एपिसोड आते रहेंगे, जिसकी वजह से इंसान का लीवर खत्म हो जाएगा, और लीवर के खत्म होने का कारण क्या होगा? या तो लीवर सिरोसिस और या फिर क्या होगा? कार्सिनोमा। इज दैट क्लियर? अब यहां अपन बात कर रहे थे क्लिनिकल फीचर तो वही हैं जो अभी अपन ने डिस्कस किए थे, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, फीवर, फिर पीलिया होना, फिर पीलिया खत्म हो जाना, फिर से यही एपिसोड दोहराया जाना। एक वायरस और 3-3 एंटीजन, एक वायरस और 3-3 एंटीजन, ये क्या मतलब है? अब देखें, एक वायरस और 3-3 एंटीजन का क्या मतलब है, इसको समझें आप।
ये लीवर में हेपेटाइटिस बी का वायरस है। इस हेपेटाइटिस बी के वायरस को देखें तो देखें इसी वायरस के अंदर जैसे ही ये रेप्लिकेट करना स्टार्ट करता है, ये वाली जो सरफेस एंटीजन पाई जाती है यह टूटकर वायरस से गिरती है, और गिरने का मतलब है यह अपने ब्लड में आने लग जाती। एक एंटीजन है जो इसकी सरफेस पर है, इस पर्टिकुलर एंटीजन अपने ब्लड में आ गई, इसको अपन बोलेंगे HbSAg। यहां पर HbSAg का मतलब होगा सरफेस एंटीजन। HbSAg का मतलब होगा सरफेस एंटीजन। सरफेस एंटीजन अपने ब्लड में आ गई, इसको एक और नाम से जानते हैं ऑस्ट्रेलियन एंटीजन। देखो वायरस एक ही है, वायरस एक ही है, रेप्लिकेशन करना स्टार्ट किया है, तो अपने ब्लड में सबसे पहले कौन सी एंटीजन अपीयर हो गई? HbSAg। कौन सी अपीयर हो गई? HbSAg। तो हेपेटाइटिस बी के वायरस का संक्रमण होने के बाद ब्लड में अपीयर होने वाली सबसे पहली एंटीजन का नाम है HbSAg। HbSAg बोले तो सरफेस एंटीजन, या इसी को नाम देते हैं ऑस्ट्रेलियन एंटीजन। अगर इस वायरस को लीवर में अच्छा खासा खाना पीना मिले, अगर इस वायरस को लीवर में अच्छा खासा खाना पीना मिले, तो अंदर एक और एंटीजन है जिसका नाम है HbE एंटीजन। ये वाली एंटीजन बहुत जल्दी से यहां से लिबरेट होती है। जब वायरस एक वायरस से 100 से हजार, हजार से लाख, लाख से करोड़ वायरस बनते हैं, जब जल्दी से डिवाइड हो रहा होता है, जब वायरस जल्दी से डिवाइड हो रहा है, तो यह एंटीजन भी यहां से टूटकर बाहर गिरती है। बाहर गिरने का मतलब है ब्लड में आएगी, और इस पर्टिकुलर एंटीजन को अपन नाम देंगे HbEAg। इस पर्टिकुलर एंटीजन को अपन नाम देंगे HbEAg। ई का मतलब है अर्ली एंटीजन। इस एंटीजन का आपके मेरे ब्लड में पाया जाना इस बात का सबूत है कि अपने अंदर वायरस बहुत तेजी से रेप्लिकेट कर रहा है, और बहुत तेजी से रेप्लिकेट कर रहा है, इसका मतलब बीमारी चरम पर पहुंचेगी। बीमारी चरम पर पहुंचेगी, अच्छा खासा इन्फेक्शन होने वाला है। अगर इस अवस्था में इसका 0.1 ml ब्लड भी किसी और इंसान के अंदर चला जाए तो वहां पर इन्फेक्शन होना तय है। तो कौन सी एंटीजन का ब्लड में मौजूद होना इस बात का सबूत है कि इंसान हाईली इन्फेक्शियस स्टेट में है। इंसान हाईली इन्फेक्शियस स्टेट में है। आंसर है HbEAg। आंसर है HbEAg। देखो गौर करो इस बात को, मुझे 10 दिन पहले ब्लड लगा और मेरे अंदर हेपेटाइटिस बी का संक्रमण पहुंच गया। 20 दिन बाद मेरे बॉडी में ये वाली एंटीजन पॉजिटिव मिलेगी क्योंकि मैं पॉजिटिव हो गया। पर जरूरी थोड़ी है ये पॉजिटिव मिले। मेरी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है कि ये वायरस को रेप्लिकेट करने ही नहीं दे रही। तो मेरे अंदर ये तो है, ये नहीं है, ये तो है, ये नहीं है। इसका मतलब मैं हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव तो हूं, परंतु अभी मेरे अंदर वायरस लोड मिनिमम है। अभी मेरे अंदर से के ब्लड से दूसरे को बहुत ज्यादा ब्लड, यदि मेरा 300 ml ब्लड जाएगा तो ट्रांसमिट होगा, 0.1 ml ब्लड से मैं ट्रांसमिट शायद नहीं कर पाऊंगा। तो इस एंटीजन का पाया जाना इस बात का सबूत है कि इंसान हाईली इन्फेक्शियस स्टेट में है। इंसान हाईली इन्फेक्शियस स्टेट में है। तो हेपेटाइटिस बी के अंतर्गत कौन सी एंटीजन है जो इंसान में हाईली इन्फेक्शियस स्टेट को शो करती है? आंसर है HbEAg। इसके अलावा इसके कोर पोर्शन में एक और एंटीजन होती है। इस पर्टिकुलर एंटीजन को नाम देते हैं HbCAg। इसको नाम देते हैं HbCAg। नॉर्मली यह यहां से टूटकर ब्लड में नहीं आती।
अपन लीवर से ही इसको नॉर्मली सेपरेट करते हैं। यहां अपन बात करें HbCAg की, तो इट इज नॉट फाउंड इन ब्लड, इट इज नॉट फाउंड इन ब्लड। यह एंटीजन सामान्यतः ब्लड में नहीं पाई जाती। सेपरेटेड फ्रॉम लीवर, इसको लीवर से ही सेपरेट किया जाना संभावित है, इसको लीवर से ही सेपरेट किया जाना संभावित है। तो ये तीनों एंटीजन हो गई। तीनों एंटीजन में बनने वाले क्वेश्चंस का जवाब आपको शायद मिल गया। क्या जवाब मिल गया? हेपेटाइटिस बी के संक्रमण के दौरान सबसे पहले अपीयर, ब्लड में सबसे पहले अपीयर होने वाली एंटीजन का नाम HbSAg, बोले तो सरफेस एंटीजन या ऑस्ट्रेलियन एंटीजन। वह एंटीजन जो इंसान में हाईली इन्फेक्शियस स्टेज को शो करेगी। आंसर इज HbEAg, बोले तो अर्ली एंटीजन। और वह एंटीजन जो ब्लड में नहीं मिलेगी उसका नाम होगा HbCAg, बोले तो कोर एंटीजन। इसको लीवर से ही सेपरेट किया जा सकता है, यह सामान्यतः ब्लड के अंदर मौजूद नहीं होती, केवल और केवल लीवर से सेपरेट कर सकते हैं। जब HbSAg अपने ब्लड में आ जाएगी तो बी लिम्फोसाइट इसको पहचानेंगी और पहचानने के बाद इसके प्रति एंटीबॉडी बन जाएंगी। कौन सी बनेंगी? IgG, IgM फॉर HbSAg। इस एंटीजन के ब्लड में आने के 7 दिन बाद यह एंटीबॉडी बन जाती। अगर ये वाली एंटीजन ब्लड में मौजूद होगी तो विद इन 7 डे, 7 दिन में ही इसके प्रति एंटीबॉडी का निर्माण हो जाएगा। कौन सी? IgG, IgM फॉर HbEAg, IgG, IgM फॉर HbEAg। सेम इसी तरीके से इसके प्रति भी 7 दिन बाद एंटीबॉडी का निर्माण हो जाएगा। IgG, IgM फॉर HbCAg। देखें अब इसको प्रैक्टिकली समझें। वायरस भले से एक हो परंतु एंटीजन 3 है। वायरस भले से एक हो परंतु एंटीजन 3 है और ये तीनों एंटीजन ही वायरस से टूट टूट कर अपने ब्लड में आ रही है। सबसे पहले कौन सी आ गई? HbSAg। इसके बाद कौन सी आई जो बहुत ज्यादा रेप्लिकेट करने पर आई? HbEAg। अच्छा, जब एंटीजन टूट के ब्लड में आ गई तो अपना ब्लड फॉरेन बॉडी समझेगा तो एंटीबॉडी बनाएगा, तो इसकी एंटीबॉडी भी बनेगी, इसकी एंटीबॉडी भी बनेगी और इसकी एंटीबॉडी भी बनेगी। अब आप कहोगे कि सर ये तो ब्लड में आ ही नहीं रही, एंटीबॉडी कैसे बनेगी? अरे ब्लड तो लीवर में जा रहा है, ब्लड तो लीवर में जा रहा है तो कहीं ना कहीं इसके संपर्क में भी आ रहा है ब्लड, तो एंटीबॉडी का निर्माण तो होगा। अब ये तीनों तरह की एंटीबॉडी बन गई। इसको एग्जाम्पल से समझें। 1 जनवरी को इंसान के अंदर हेपेटाइटिस बी का संक्रमण हुआ, ब्लड लिया था उसने 1 जनवरी को। 20 जनवरी को उसकी हेपेटाइटिस बी की जांच कराई तो ये वाली एंटीजन प्रेजेंट मिली, ये एंटीबॉडी भी प्रेजेंट मिली, ये दोनों एब्सेंट मिली, ये दोनों एब्सेंट मिली। इसका मतलब हेपेटाइटिस बी चला तो गया शरीर में पर अभी बहुत ज्यादा रेप्लिकेट नहीं कर रहा। उसके बाद 1 मार्च को फिर से जांच कराई, 1 मार्च को फिर से जांच कराई, ये एंटीजन मिली, ये एंटीबॉडी भी मिली, ये एंटीजन भी मिली और ये एंटीबॉडी भी मिली। क्या समझ रहे हो? वायरस चला गया और रेप्लिकेट हो रहा है तेजी से, रेप्लिकेट हो रहा है तेजी से। इसका मतलब इंसान के लीवर को खतरा है। उसके बाद उसके सिम्टम सबसाइड होने लगे और फिर 31 दिसंबर को वापस से जांच कराई तो ये नेगेटिव मिली, एंटीजन एंटीबॉडी दोनों, ये भी नेगेटिव मिली। अब देखो यहां आश्चर्य कर रहे हैं, क्या ये नेगेटिव हो सकती हैं? यस, नेगेटिव हो सकती हैं, डिपेंड अपॉन इम्यूनिटी।
लाइफ लॉन्ग रहे ऐसा नहीं होता। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, एंटीजन भी नेगेटिव, एंटीबॉडी भी नेगेटिव। क्या इंसान रिकवर हो गया? यस, रिकवर हो गया। अब वो नॉर्मल लाइफ जिएगा। वायरस एलिमिनेट हो गया बॉडी से, अब वो नॉर्मल लाइफ जिएगा। बट क्या ऐसे इंसान में अपन ये पता लगा सकते हैं कि इसको कभी पहले हेपेटाइटिस बी का संक्रमण हुआ था? फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैंने 5 बार ब्लड लिया अपने लाइफ में, मान के चलो 5 बार ब्लड लिया है, तो हो सकता है एक आध बार मेरे अंदर हेपेटाइटिस बी चला गया हो। अब मैंने 5 साल पहले लिया था, तो आज हो सकता है ये सब कुछ नेगेटिव मिले। सब कुछ नेगेटिव मिले तो क्या मैं अपनी जिंदगी में कभी हेपेटाइटिस बी के संपर्क में आया हूं? इसका मुझे पता लगाना है। देखिए, विशेष तरह की बात, एक बार HbCAg के प्रति एंटीबॉडी बन गई, ये एंटीबॉडी बन गई तो मरते दम तक यह शरीर में मौजूद रहेंगी। इसका मतलब आप में से या मेरे में से कभी यह पता लगाना है, क्या अपन पास्ट में कभी संपर्क में आए हैं क्या हेपेटाइटिस बी के? क्या पास्ट में कभी अपन को हेपेटाइटिस बी का संक्रमण हुआ हो, होकर निकल गया हो? इसका पता लगाना है। किसकी जांच कराना चाहेंगे? IgG, IgM फॉर HbCAg। भले से इसकी एंटीजन ब्लड में मौजूद नहीं है, भले से इसकी एंटीजन ब्लड में मौजूद नहीं है, परंतु इसकी एंटीबॉडी एक बार बन जाए तो यह ता जिंदगी अपने ब्लड में मौजूद रहती। एक बार एंटीबॉडी बन गई तो ता जिंदगी यह अपने ब्लड के अंदर मौजूद रहेंगी। इज दैट क्लियर? तो ऐसी कौन सी एंटीबॉडी है जिससे हेपेटाइटिस बी के प्रायर इन्फेक्शन का पता चलता है? आंसर है IgG, IgM फॉर HbCAg। हेपेटाइटिस बी के संक्रमण के बाद ब्लड में अपीयर होने वाली पहली एंटीजन का नाम HbSAg। वह एंटीजन का नाम बताओ जो हाईली इन्फेक्शियस स्टेट को शो करती है। आंसर है HbEAg। उस एंटीबॉडी का नाम बताओ हेपेटाइटिस बी संक्रमण के लिए जो एक बार बनने के बाद जब तक है जान तक शरीर में मौजूद रहती है। आंसर है IgG, IgM फॉर HbCAg। इज दैट क्लियर? अब अगले पॉइंट में बात करें, ये तो इनका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हो गया। क्या मैनेजमेंट होगा इसका? तो देखें, केवल सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट होगा। अगर किसी इंसान को हेपेटाइटिस बी का संक्रमण हो गया है तो इसको अपन बताएंगे, भैया अपनी जिंदगी में बस लीवर को संभाल के रखना, अल्कोहल मत लेना, जहर है, लीवर खराब हो जाएगा। पैरासीटामोल या NSAID मत लेना, दवाई तो लेना ही मत, ले तो डॉक्टर साहब से पूछ के लेना, और डॉक्टर साहब को यह बता देना कि मैं हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हूं, ताकि दवाइयों को सोच समझ कर दे। अपने लाइफ पार्टनर के साथ इंटरकोर्स करते समय मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का इस्तेमाल करना है। पॉसिबिलिटी है कि ट्रांसमिशन उसमें हो जाए, और उनकी भी जांच करानी है, बच्चों की भी जांच करानी है। उसके अलावा जिंदगी में कभी तुम्हें चाकू से या किसी नुकीली चीज से कट लगे और ब्लीडिंग हो रही हो तो नॉर्मली अपने घरों के अंदर तुरंत उसको पिंच कर लेते हैं, प्रेशराइज करते हैं, तो कोई भी तुम्हारे ब्लड प्रोडक्ट को टच ना करे। अगर किसी फैमिली मेंबर ने टच किया और उसके हाथों में कहीं पर कट हुआ तो वह हेपेटाइटिस बी उसके शरीर में भी ट्रांसमिट हो जाएगा। तो मेनली 2 बातों का ध्यान रखना है। अगर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है तो ऐसा नहीं है कि जान निकल गई इंसान की, नहीं, कुछ नहीं होने वाला, बस लीवर को बचा के रखो। लीवर किन बातों से नुकसान में चला जाएगा? अल्कोहल से अल्कोहल बंद, हाई फैटी डाइट को बंद कर दिया जाए, और कोई भी दवाई बिना डॉक्टर की सलाह के ना ली जाए। साथ में आप हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हैं, आपके ब्लड से आपके पार्टनर को हो सकता है, वहां सावधानी रखें, और आपका ब्लड प्रोडक्ट कोई और इंसान टच ना करे, अदरवाइज तो उसको भी ट्रांसमिशन हो सकता है। तो इसके बाद इस तरह की लाइफ सर्वाइव होनी होती है। तो ये हेपेटाइटिस बी का डिस्क्रिप्शन हो गया। DNA वायरस है, इस तरीके से यह ट्रांसमिट होगा। 3 एंटीजन इसमें मिलेगी। यह लीवर का क्रॉनिक इन्फ्लामेशन कॉज करेगा, जिससे आने वाले भविष्य में लीवर खराब हो सकता है। देखें, 100 इंसानों को हेपेटाइटिस बी होता है,
गौर से सुनना इस बात को, 100 इंसानों में हेपेटाइटिस बी होता है तो 90% मरीज 1 साल में रिकवर हो जाते हैं, 5% मरीज 2 साल में रिकवर हो जाते हैं। 100 में से 90% पहले साल रिकवर हो गए, 5% दूसरे साल रिकवर हो गए, कितने बचे? 5% वो मर जाते हैं। मरने का कारण लीवर सिरोसिस और कार्सिनोमा होता है। उसमें कारण ही ये होता है कि ये लोग अपने लीवर का ध्यान नहीं रखते। अल्कोहल चल रही है, चलने दो, फैटी डाइट चल रही है, चलने दो, कोई भी उल्टी सीधी दवाई खा रहे हैं, खाने दो, जो होगा देखा जाएगा, बोले तो इंकलाब जिंदाबाद, ये कर देते हैं और अल्टीमेटली इनका लीवर खराब हो जाता है। तो 95% तो रिकवर हो जाते हैं, 95% तो रिकवर हो जाते हैं, 5% में आने वाले भविष्य में ये हो जाता। तो ये इसकी 3 एंटीजन हो गई। तीनों एंटीजन का डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बता दिया, कौन सी सबसे पहले अपीयर होगी, कौन सी हाईली इन्फेक्शियस स्टेट को शो करेगी, कौन सी को ब्लड में नहीं मिलती है और लीवर से सेपरेट करते हैं, कौन सी एंटीबॉडी बनने के बाद जिंदगी भर अपने शरीर में मौजूद रहेगी। कम ऑन टू द, अच्छा इसका मैनेजमेंट क्या करना है ये आपको समझ में आई गया। मैनेजमेंट आपको समझ में आई गया। मैनेजमेंट में लाइफ लॉन्ग प्रिकॉशन रखनी है, पार्टनर को नहीं हो जाए, बच्चों को नहीं हो जाए, अपना ब्लड किसी घरवाले के टच नहीं हो जाए, लीवर को संभाल के रखो, कमजोर मत होने दो, बार बार इन्फेक्शन से बच के रहो, हाई फैटी डाइट, अल्कोहल, हेपेटोटॉक्सिन ड्रग से बच के रहो। इज दैट क्लियर? कम ऑन टू द नेक्स्ट, हेपेटाइटिस सी वायरस। पॉइंट नंबर 1, हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए किस तरह का वायरस है ये? आंसर है आरएनए वायरस, आंसर है आरएनए वायरस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन किस तरीके से होगा? जैसे हेपेटाइटिस बी का संक्रमण होता है सेम इसी तरीके से इसका संक्रमण होगा। पेरेंटल रूट से होगा, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स से होगा और साथ में मदर से बच्चे में भी हो सकता है, बोले तो पेरीनेटल रूट से होगा। अपन बोलेंगे सेम एज हेपेटाइटिस बी, सेम एज हेपेटाइटिस बी। इसके अलावा अपन बात करें, यह भी बार बार अटैक कॉज करता है, क्योंकि इसके संक्रमण में ऐसे डाटा मिले हैं कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद कौन सा हेपेटाइटिस सामान्यतः ट्रांसमिट होता है, तो बी से ज्यादा ट्रांसमिट होने वाला है सी, बी से ज्यादा ट्रांसमिट होने वाला है सी। सो दैट्स वाई द हेपेटाइटिस सी वायरस इज ऑल्सो नोन एज पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस सी वायरस को पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। ये इसका स्पेशल नाम हो गया। सेम इसी तरीके से एक स्पेशल नाम और जान लो, हेपेटाइटिस ए, जिसका नाम है इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस बी वायरस का भी एक स्पेशल नाम है, इट इज ऑल्सो नोन एज सीरम हेपेटाइटिस, इट इज ऑल्सो नोन एज सीरम हेपेटाइटिस। देखो ए का नाम क्या हो गया? इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। बी का नाम क्या हो गया? सीरम हेपेटाइटिस। सी का नाम क्या हो गया? सी का नाम है पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल, सी का नाम है पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस। बात करें इस वायरस का, इस वायरस की वजह से लीवर का कैसा इन्फ्लामेशन होगा, तो यहां भी बार बार अटैक होगा, यहां भी बार बार अटैक होगा। बार बार अटैक होने का मतलब है हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से भी लीवर का क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होगा। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होने की वजह से आने वाले भविष्य में इंसान में या तो हो जाएगा कार्सिनोमा और या फिर हो जाएगा लीवर सिरोसिस। हेपेटाइटिस बी, सी और डी, इन तीनों में ये पॉइंट कॉमन है। देखो ए और ई में ये पॉइंट कॉमन है कि ये दोनों वायरस लीवर का एक्यूट इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं, और बी, सी और डी में कॉमन है कि यह क्रॉनिक इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं, जिससे आने वाले भविष्य में कार्सिनोमा या सिरोसिस होने की संभावना ज्यादा होती है। इसका इन्वेस्टिगेशन कराओगे तो किस तरीके से कराओगे? एंटीबॉडी प्रेजेंट मिलेंगी, IgG, IgM फॉर हेपेटाइटिस सी वायरस,
IgG, IgM फॉर हेपेटाइटिस सी वायरस। आने वाले भविष्य में क्या सावधानी रखनी है? सावधानी ये रखनी है आपके लाइफ पार्टनर को नहीं हो जाए, क्योंकि यह भी सेम रूट से ट्रांसमिट हो रहा है, तो वहां प्रोटेक्शन रखना है। आपका ब्लड आपके घर वालों को टच नहीं हो जाए, अदरवाइज तो ट्रांसमिशन हो जाएगा। लो फैट डाइट लेनी है, हेपेटोटॉक्सिक दवाइयों को अपने से दूर रखना है, अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करना है। तो जो सावधानियां अपन ने बी में रखी थी वो सारी की सारी सावधानियां अपन सी में रखेंगे। तो ये हेपेटाइटिस सी हो गया, आरएनए वायरस है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन सेम एज हेपेटाइटिस बी। इसका एक अलग से नाम हो गया पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस। यह लीवर का क्रॉनिक इन्फ्लामेशन कॉज करेगा, जिससे आने वाले भविष्य में कार्सिनोमा या सिरोसिस हो जाएगा। इज दैट क्लियर? कम ऑन टू द लास्ट, जिसका नाम है हेपेटाइटिस डी वायरस। हेपेटाइटिस डी वायरस पहली लाइन इसमें यह आरएनए वायरस है, दूसरी लाइन इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन सेम एज हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जैसे ट्रांसमिट होता है यह भी वैसे ही ट्रांसमिट होता है। इसके अंदर जो एंटीजन पाई जाती हैं उसका नाम है डेल्टा एंटीजन। इस पर्टिकुलर वायरस को या इसकी वायरस को अपन एंटीजन बोलें तो कौन सी एंटीजन होगी? डेल्टा एंटीजन। यहां पर जो पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन अपन कराएंगे IgG, IgM फॉर डेल्टा एंटीजन या हेपेटाइटिस डी वायरस, उसके अलावा यह भी लीवर का क्रॉनिक इन्फ्लामेशन कॉज करेगा। और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन का रिजल्ट क्या होगा? आंसर है सिरोसिस और कार्सिनोमा। तो बी, सी और डी में ये सारी बातें कॉमन हैं। देखो बी को छोड़कर ये दोनों आरएनए वायरस हैं, सी और डी। मोड ऑफ ट्रांसमिशन बी और सी का एक जैसा है। यहां डेल्टा एंटीजन इस वायरस को नाम दिया जाता है। जांच में IgG, IgM फॉर हेपेटाइटिस डी वायरस। देखो सब में यही है, ए में हेपेटाइटिस ए वायरस, ई में हेपेटाइटिस ई वायरस, सी में हेपेटाइटिस सी वायरस, डी में हेपेटाइटिस डी वायरस। केवल स्पेशल हैं तो बी में HBsAg, HBeAg, HBcAg, उनमें अलग अलग क्वेश्चन है जो मैंने आपको बता दिए, पढ़ा दिए। बाकी तीनों में बी, सी और डी में कैसा इन्फ्लामेशन कॉज होगा? क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। ए और ई में कैसा होगा? एक्यूट इन्फ्लामेशन। लीवर सिरोसिस या कैंसर होने की संभावना कौन से वायरस से? बी, सी और डी से। बी, सी और डी से। एक लास्ट वर्ड जो इसके बारे में याद रखना है आपको, देखो ए में आपने क्या याद रखा? ए में याद रखा इट इज ऑल्सो नोन एज इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। बी में आपने याद रखा सीरम हेपेटाइटिस। सी में याद रखा आपने पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस। ई में क्या याद रखा? प्रेगनेंसी में जानलेवा। यह प्रेगनेंसी में जानलेवा हो जाता है। यहां पर याद रखना है कि इसका जो वायरस है, इस वायरस को रेप्लिकेट कराने के लिए हेपेटाइटिस बी के वायरस DNA की आवश्यकता है। अगर ये हेपेटाइटिस डी का वायरस 1 से 2, 2 से 20, 20 से 2000, 2 लाख पे पहुंचेगा तो ये DNA चाहिए। तो यह बिना हेपेटाइटिस बी के सरवाइव नहीं कर सकता। यहां अपन बोलेंगे इट कैन नॉट सरवाइव विदाउट, इट कैन नॉट सरवाइव विदाउट हेपेटाइटिस बी वायरस। अगर मान के चलें मेरे शरीर में IgG, IgM फॉर हेपेटाइटिस डी वायरस पॉजिटिव मिले तो बी की तो मैं जांच ना कराऊं तो बेटर है। इसका मतलब बी तो कन्फर्म है, मेरे अंदर बी तो कन्फर्म है। तो हेपेटाइटिस डी का संक्रमण शरीर में कैसे होगा? या तो कोई पर्टिकुलर ब्लड जो मुझे दिया जा रहा है उसमें बी और डी दोनों मौजूद हैं, बी और डी दोनों मौजूद हैं, या फिर पहले तो मेरे अंदर बी आएगा फिर डी आएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि पहले मेरे अंदर डी आ जाए उसके बाद में बी आए? नहीं, क्योंकि इतने तो ये मर जाएगा। यह इसको रेप्लिकेट करने के लिए किसका DNA चाहिए? हेपेटाइटिस बी का। तो हेपेटाइटिस डी वायरस
बिना बी की प्रेजेंस में हो ऐसा कतई ही संभव नहीं होता। इज दैट क्लियर? तो ये सारे के सारे वायरस का डिस्क्रिप्शन हो गया। यहां से टॉपिक अपन ने स्टार्ट किया हेपेटाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर। जो मेन अपन पढ़ रहे हैं वो है वायरल हेपेटाइटिस। हेपेटोटॉक्सिक दवाइयों से भी हो सकता है, ज्यादा अल्कोहल के इस्तेमाल से भी। क्लिनिकल फीचर एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, फीवर, जॉइंटिस, एडिमा और ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी। डायग्नोसिस में ये सारी जांच, ये देखो सारे वायरल हेपेटाइटिस में यही जांच कराई है, केवल बी को छोड़कर। बी में कुछ अलग हैं। क्या करना है? अगर लीवर में कोई इन्फ्लामेशन हो जाए तो अल्कोहल बंद, हेपेटोटॉक्सिक दवाई बंद, फैट डाइट कम कर दो और सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट अपन करेंगे। फिर अपन ने ये हेपेटाइटिस के सारे वायरस को पढ़ा। सब में अपन बात करें तो देखो स्पेशल चीजें, निम्न में से कौन सा डीएनए वायरस है? आंसर है हेपेटाइटिस बी। निम्न में से कौन सा इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस है? इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ए। कौन सा है जिसको पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस कहेंगे? आंसर है हेपेटाइटिस सी। कौन बी के बिना नहीं रह सकता? इट ओनली सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस। कौन सा प्रेगनेंसी में खतरनाक साबित होगा? आंसर है हेपेटाइटिस ई वायरस। कौन सा फीको ओरल रूट से शरीर में एंटर होगा? ए और ई। ए और ई। कौन सा लीवर का एक्यूट इन्फ्लामेशन कॉज करेंगे? ए और ई। कौन लीवर का क्रॉनिक इन्फ्लामेशन कॉज करेंगे? बी, सी और डी। किससे कैंसर, कार्सिनोमा या सिरोसिस होने की संभावना है? बी, सी और डी से। किसका ट्रांसमिशन का रूट एचआईवी की तरह होता है? कौन से वायरस का ट्रांसमिशन का रूट एचआईवी की तरह होता है? आंसर है बी का, सी का और डी का। और एक एक वायरस का डिस्क्रिप्शन क्लियर हो गया। ये हेपेटाइटिस ए और ई मैंने पढ़ाया। इसके बाद अपन ने हेपेटाइटिस बी पढ़ा, सारी एंटीजन में बनने वाले क्वेश्चन बताए। हेपेटाइटिस सी पढ़ा, इसके बाद हेपेटाइटिस डी। अब इनकी सबकी समरी देख ली जाए। क्या यही चीजें पढ़ी हैं अपन ने हेपेटाइटिस ए में? गौर करें आप, पहली लाइन आरएनए वायरस है। कौन से रूट से ट्रांसमिशन? फीको ओरल रूट। कैसा इन्फ्लामेशन कॉज होगा? एक्यूट इन्फ्लामेशन। कितने फेज से गुजरेगा? 3 फेज। कौन कौन से? प्री इक्टेरस, इक्टेरस और पोस्ट इक्टेरस या रिकवरी फेज। ये हेपेटाइटिस ए का वायरस है जो आरएनए वायरस है। इसको एक और नाम दे रहे हैं अपन, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। क्या नाम दे रहे हैं? इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। आगे बढ़े, हेपेटाइटिस बी वायरस। क्या यही पढ़ा? सीरम हेपेटाइटिस इसका नाम है। इट इज नोन एज सीरम हेपेटाइटिस। विशेष बात यह किस तरह का वायरस है? डीएनए वायरस। 5 में से एकमात्र डीएनए वायरस है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन पेरेंटल रूट से, पेरीनेटल रूट से और अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स से ट्रांसमिट होगा। कैसा इन्फ्लामेशन? इट कॉज क्रॉनिक इन्फ्लामेशन टू लीवर विच कॉज कार्सिनोमा और लीवर सिरोसिस। इससे कार्सिनोमा और सिरोसिस हो जाएगा। देखें ये इसकी स्ट्रक्चर दिखाई हुई है, ये स्ट्रक्चर दिखाई हुई है, ये इसके सरफेस पर लगी हुई एंटीजन है ये वाली। जैसे ही बॉडी में एंटर करता है तो ये टूटकर गिरती है, ब्लड में आती है। इसका नाम है HBsAg। इसका नाम है HBsAg। इज दैट क्लियर? इसके अलावा ये जो पर्टिकुलर एंटीजन है इसका नाम है कोर एंटीजन। इसका नाम है कोर एंटीजन। यह नॉर्मली सेपरेट नहीं होती। ये जो एंटीजन है ये है HBeAg। ये है HBeAg जो हाईली रेप्लिकेशन के दौरान ब्लड में आती, हाईली रेप्लिकेशन के दौरान ब्लड में मौजूद होती है। तो ये बी का डिस्क्रिप्शन। अब तीनों एंटीजन के क्वेश्चन भी देख लो। सबसे पहले HBsAg क्या नाम है? ऑस्ट्रेलियन एंटीजन या सरफेस एंटीजन। अपीयर फर्स्ट आफ्टर हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन। हेपेटाइटिस बी का संक्रमण होने के बाद सबसे पहले अपीयर होने वाली एंटीजन HBsAg। HBeAg इसका पाया जाना, इट्स प्रेजेंस शो, इसका पाया जाना शो करेगा हाईली इन्फेक्शियस स्टेट।
हाईली इन्फेक्शियस स्टेट। उसके बाद HbCAg, देखो कैन नॉट फाउंड इन ब्लड, ब्लड में नहीं होगी ये, सेपरेट ओनली फ्रॉम लीवर, केवल लीवर से सेपरेट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट देखो जो रेड में लिखा हुआ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी कौन सी, IgG IgM, किसके लिए, फॉर HbCAg। एक बार बन गई तो ताजिंदगी ब्लड में रहेंगी। क्या मुझे कभी पास्ट में हेपेटाइटिस बी का संक्रमण हुआ है पता लगाना है तो यह जांच कराऊंगा मैं, IgG IgM फॉर HbCAg। इसकी एंटीबॉडी एक बार बन जाए तो जिंदगी भर ब्लड के अंदर मौजूद रहती हैं। तो ये तीनों एंटीजन में बनने वाले क्वेश्चनों का जवाब। आगे बढ़े आप, हेपेटाइटिस सी वायरस बता दो, RNA वायरस है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन सेम एज हेपेटाइटिस बी, क्या नाम है इसका, पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस। उसके अलावा इट कॉज क्रॉनिक इन्फ्लामेशन टू लीवर, लीड टू लीवर सिरोसिस और कार्सिनोमा, यह भी क्रॉनिक इन्फ्लामेशन कॉज करेगा। आगे बढ़े, हेपेटाइटिस डी वायरस RNA वायरस है, हेपेटाइटिस डी वायरस भी RNA वायरस है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन सेम एज हेपेटाइटिस बी वायरस, कैन ओनली बी सर्वाइव विद हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस बी DNA इज रिक्वायर फॉर रेप्लिकेशन, इस वायरस को रेप्लिकेट करने के लिए हेपेटाइटिस बी का DNA की जरूरत है। तो यह हमेशा या तो हेपेटाइटिस बी के साथ साथ होगा और या पहले हेपेटाइटिस बी होगा फिर हेपेटाइटिस डी होगा, कभी भी यह सिंगल नहीं हो सकता। अगर किसी में डी मौजूद है तो कंफर्म मान लो बी तो होगा ही होगा। कैसा इन्फ्लामेशन कॉज करेगा, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन जिससे लीवर का कार्सिनोमा और सिरोसिस हो सकता है। कम ऑन टू द लास्ट, हेपेटाइटिस सी वायरस देख लो आप, RNA वायरस है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखो, फीको ओरल रूट, कैसा इन्फ्लामेशन, एक्यूट इन्फ्लामेशन, और यह खतरनाक हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान। इट मे बिकम मोर डेंजरस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में यह लंबे समय तक इन्फ्लामेशन कॉज कर सकता है। तो ये पांचों वायरस और पांचों वायरस में से बनने वाले सारे क्वेश्चनों का जवाब आपको मिल गया। अब इन क्वेश्चनों को देख लें एक बार आप जल्दी से और आंसर देते जाएं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग हेपेटाइटिस वायरस ऑल्सो नोन एज सीरम हेपेटाइटिस। सीरम हेपेटाइटिस किसका नाम है, पढ़ लिया अपन ने, हेपेटाइटिस बी इज नोन एज सीरम हेपेटाइटिस। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हेपेटाइटिस वायरस स्प्रेड बाई फीको ओरल रूट। आंसर है ए और ई, ए और ई, ए दिया हुआ है इसमें, आंसर इज ए, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग हेपेटाइटिस वायरस कैन ओनली सर्वाइव विद हेपेटाइटिस बी। विद हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी के साथ सर्वाइव करने वाला अपन ने पढ़ा है हेपेटाइटिस डी वायरस। हेपेटाइटिस डी वायरस को सर्वाइव करने के लिए हेपेटाइटिस बी का DNA की जरूरत होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग हेपेटाइटिस वायरस ऑल्सो नोन एज इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस कौन सा है बताओ, आंसर इज ए, हेपेटाइटिस ए वायरस, चौथे का आंसर है ए। कम ऑन टू द नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग हेपेटाइटिस वायरस ऑल्सो नोन एज पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल। कौन सा है पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल, पढ़ लिया अपन ने, आंसर इज सी। बोले तो हेपेटाइटिस सी वायरस इज नोन एज पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताएं आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग हेपेटाइटिस वायरस आर बिकम मोर डेंजरस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में कौन सा खतरनाक साबित होगा, आंसर है हेपेटाइटिस ई वायरस, आंसर है हेपेटाइटिस ई वायरस प्रेगनेंसी में खतरनाक हो जाता है। निम्न में से कौन सा DNA वायरस है, एकमात्र DNA वायरस, क्या नाम है, हेपेटाइटिस बी, आंसर इज हेपेटाइटिस बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हेपेटाइटिस आर ट्रांसमिटेड थ्रू पेरेंटल रूट। बी यस, सी यस, डी यस, आंसर इज ऑल ऑफ देम, आंसर इज ऑल ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग हेपेटाइटिस कॉज क्रॉनिक इन्फ्लामेशन टू द लीवर। कौन सा है जो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन कॉज करेगा, आंसर आ गया आपके माइंड में, बताओ सही है, आंसर इज ऑल ऑफ देम, सारे क्रॉनिक इन्फ्लामेशन कॉज करेंगे। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हेपेटाइटिस कॉज लीवर सिरोसिस और कार्सिनोमा। ऑल ऑफ देम है,
तीनों क्रॉनिक इन्फ्लामेशन कॉज करेंगे तो कार्सिनोमा होने की संभावना होगी और सिरोसिस भी होगा। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑल ऑफ देम। आंसर इज ऑल ऑफ देम। कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। Which of the following antigen appear first after the hepatitis B infection? हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन में सबसे पहले appear होने वाली एंटीजन HBsAg, सरफेस एंटीजन और ऑस्ट्रेलियन एंटीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। Which of the following antigen of hepatitis B is usually not present in blood but can be separated from liver? ब्लड में नहीं होती, लीवर से सेपरेट कर सकते हैं। आंसर है HBCAg। आंसर है HBCAg। सामान्यतः यह ब्लड में प्रेजेंट नहीं होती, इसको अपन सेपरेट करते हैं लीवर से। अगला क्वेश्चन 13। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीजन ऑफ हेपेटाइटिस बी शो हाईली इन्फेक्शियस स्टेज? पर्सन हाईली इन्फेक्शियस अवस्था में है, कौन सी एंटीजन के पाए जाने से पता लगेगा? आंसर इज HBeAg। आंसर इज HBeAg। HBsAg का पाया जाना इस बात का सबूत है कि इंसान पॉजिटिव है, बट वह उसमें वायरस तेजी से रेप्लिकेट हो रहा है, उसके लिए HBeAg का पाया जाना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। The presence of following antibody in blood detect the presence of prior infection with hepatitis B? कौन सी एंटीबॉडी मिले जो बताए कि कभी ना कभी इसको, देखो S के लिए तो गायब हो सकती है, E के लिए गायब हो सकती है, बट C के लिए एक बार IgG IgM बन गए, C के लिए एक बार IgG IgM बन गए तो ता जिंदगी इंसान के ब्लड में ये मौजूद रहेंगी। तो आंसर इज C। 14वें का आंसर है C। कम ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन 15। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी फॉर हेपेटाइटिस बी रिमेन इन ब्लड फॉर लाइफ लॉन्ग? कौन सी एंटीबॉडी हेपेटाइटिस बी के प्रति रहेगी इंसान के शरीर में कब तक? आंसर जब तक है जान। और जब तक है जान तक कौन सी एंटीबॉडी रहेगी शरीर में? आंसर है IgG IgM फॉर हेपेटाइटिस सी या HBCAg। सॉरी, हेपेटाइटिस सी नहीं, HBCAg। इज दैट क्लियर? तो ये हेपेटाइटिस का पोर्शन आपका कंप्लीट होता है। यहां पर आपने सारे वायरल हेपेटाइटिस, अब इनका प्रिवेंशन किस तरीके से होता है ये कम्युनिटी का टॉपिक है, वहां पर डिस्कशन होगा इसके बारे में। लीवर में हेपेटाइटिस हो जाए, फैटी लीवर हो जाए या सिरोसिस हो जाए, कोई इलाज नहीं है। लीवर को सही करने वाली दवाई नहीं बनी, केवल सिम्टोमेटिक इलाज चलता है, या लीवर में इतनी अच्छी रीजनरेशन की पावर है कि यह स्वतः ही सही हो जाता। तो लीवर में कोई खराबी है तो यही ध्यान रखना होता है, अल्कोहल से बचो, फैट से बचो, दवाइयों से बचो, बस लीवर को संभाल के रखो जिंदगी भर, अदरवाइज तो लीवर खराब हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये लीवर डिसऑर्डर में हेपेटाइटिस हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट डिसऑर्डर अपन डिस्कस करेंगे। तो आज के अभी के लिए इतना ही। आप साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।